हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं उनके अंदर कौन कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस है, उसके अंदर हमने मसल वेस्टिंग, इडीमा, स्किन चेंजेस, हेयर चेंजेस, पोर्ट बेली एंड हेपेटोमेगाली के बारे में देखा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम अब देखते हैं डायरिया के बारे में। ये जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं उनके अंदर डायरिया क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रीज़न देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे इसको हम याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं इनके अंदर इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही होती है, इनकी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो गई होती है। तो क्या होता है, तो कि ड्यू टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, अब जो इम्यून सिस्टम ही ठीक से काम नहीं कर रही है तो जो इनको इन्फेक्शन लगेगी उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी ठीक से नहीं काम कर रही है। तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से इनको इन्फेक्शंस बहुत से लग सकते हैं। ठीक है, बार बार से इनको इन्फेक्शन लगेंगे। ठीक है, इन्फेक्शन के अंदर डायरिया होती ही है, इकोलाई के, साल्मोनेला, शिगेला, ये सब इन्फेक्शन के अंदर डायरिया होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती है, जो हमारे जीआईटी के अंदर विलाई होती है, वो हमारी जो इंटेस्टाइन की सरफेस होती है उसके ऊपर छोटी छोटी विलाई होती है जो एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, तो इन लोगों के अंदर क्या होगा, तो कि जो विलाई है, जो विलस है, उसकी एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, इसकी एट्रोफी हो जाएगी जिसकी वजह से जो फूड है उसका ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एंड जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो वो स्टूल में निकल जाएगा। ठीक है, डायरिया। तो विलस एट्रोफी की वजह से जो एब्जॉर्प्शन करने वाली सरफेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से भी डायरिया देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है कि इन लोगों के अंदर माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो मेडिसिन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक या वन या मोर जो सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ऐसी कोई भी जो सब्सटेंस है उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन। तो इनके अंदर क्या होता है, तो कि पेनक्रियास जो है उसकी एट्रोफी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पेनक्रियास है उसके एंजाइम्स है वो ठीक से रिलीज नहीं हो गए, सिक्रीट नहीं हो गए। एंड पेनक्रियास के जो एंजाइम है वो डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेनक्रियास की एट्रोफी हो जाएगी, इसकी वजह से जो पेनक्रियास के एंजाइम है वो नहीं निकलेंगे ठीक से, तो पेनक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, इसकी वजह से जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट में क्या है, तो कि जो जिंक है उसकी डेफिशिएंसी होगी। एंड जिंक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर, 200 से भी ज़्यादा एंजाइम के अंदर जिंक होता है। ठीक है, एंड वो और भी बहुत से काम करता है। तो जिंक नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो कि जो जीआईटी का फंक्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शन, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। एंड इनकी वजह से भी क्रोनिकली डायरिया देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है पता है आपको, कि डायरिया की ट्रीटमेंट के अंदर हमें जिंक भी अलग से देना पड़ता है। ठीक है, डायरिया के अंदर हम डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट करते हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। एंड साथ साथ में डिहाइड्रेशन के मैनेजमेंट के साथ साथ हमें जिंक भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि डायरिया क्यों देखने को मिलते हैं। अब इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ज़ारा, ZARA। तो ज़ारा के अंदर जेड मतलब कि क्या, तो कि जिंक डेफिशिएंसी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ए, 2 A है हमारे पास। तो एक जो है, दोनों ए के अंदर आपको एट्रोफी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पे आप विलाई की एट्रोफी रख दीजिए एंड दूसरी जगह पे पेनक्रियास की एट्रोफी। ठीक है, और यहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन वाला ए लेंगे तो भी चलेगा। एंड उसके बाद जो आर है, आर मतलब कि रिकरेंट इन्फेक्शन। ठीक है, तो जो ये डायरिया की मैकेनिज्म्स है, जो उसके रीजंस है, वो आप ये ZARA, ज़ारा की मदद से याद रख सकते हैं। जेड मतलब कि जिंक डेफिशिएंसी, ए मतलब कि एट्रोफी, विलाई की एट्रोफी, या फिर एब्जॉर्प्शन वाली सरफेस डिक्रीज हो जाएगी, कुछ भी आप रख सकते हैं। फिर आर मतलब कि रिकरेंट इन्फेक्शन। रिकरेंट इन्फेक्शन क्यों होते हैं, तो कि इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है इसकी वजह से। एंड दूसरा है मतलब कि पेनक्रियास की एट्रोफी, इसकी वजह से जो पेनक्रियास है उसके एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी एंड माल एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो जो ये पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस सीख रहे हैं इसके अंदर डायरिया के बारे में भी हमने सीख लिया। अब हमें देखना है कि इन लोगों के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन क्यों होते रहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के अंदर क्या होगा, तो कि
जो हमने बात की कि ये लोग ठीक से फूड नहीं ले रहे होंगे एंड इसकी वजह से जो प्रोटीन है वो भी नहीं मिलेगा इन लोगों को। प्रोटीन नहीं मिलेगा तो जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है वो भी नहीं मिलेंगे ठीक से इन लोगों को। तो अमाइनो एसिड ठीक से ना मिलने की वजह से जो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा ये सब जो है वो ठीक से नहीं सिंथेसिस हो पाएंगे एंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये सब कुछ जो है वो ज़रूरी है एंड इसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ठीक से नहीं आ पाएगा। ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है वो भी नहीं मिलेंगे इन लोगों को ठीक से। इसकी वजह से इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फा मतलब कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो है ये ठीक से सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा। फिर क्या है सेकेंड नंबर पे, तो कि C3, C5 एंड फैक्टर बी ये जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे एंड इसकी वजह से जो ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस है जो वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, फेगोसाइटोसिस के बारे में आपने फिजियोलॉजी के अंदर सीखा होगा। ठीक है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है उसका फेगोसाइटोसिस हो जाता है, उसके अंदर ऑप्सोनाइजेशन भी आता है। तो ये लेवल डिक्रीज होने की वजह से ऑप्सोनाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद क्या है, तो कि एट्रोफी ऑफ थाइमोलिम्फेटिक ग्लैंड। ठीक है, थाइमस की या जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स है उसकी एट्रोफी हो जाएगी। इसकी वजह से जो टी लिम्फोसाइट्स है वो ठीक से नहीं बन पाएंगे। इसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है हमारी CMI वो डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, एंड जो इम्यूनिटी है हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत कॉमनली इन लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाएंगे। ठीक है, कैंडिडियासिस उसमें से कॉमन है। फिर इसके अंदर क्या होता है, तो कि रिड्यूस्ड फेगोसाइटिक एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ ल्यूकोसाइट। जो ल्यूकोसाइट है वो क्या करते हैं, तो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं, जो बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं। ये सब कुछ जो ल्यूकोसाइट्स है वो अब ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ देख लिया हमने कि इन लोगों को इन्फेक्शन क्यों होते रहते हैं। इसके बाद अब हमें देखना है कि एनीमिया। ठीक है, इन लोगों को एनीमिया क्यों होता है इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो एनीमिया मतलब कि क्या, तो कि जो सर्कुलेशन के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाना या फिर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होना। ठीक है, तो इन लोगों के अंदर क्या है, तो कि जो हमारा RBC है, RBC जो जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो सब ठीक से बनने के लिए आयरन, फोलिक एसिड, B12, विटामिन B12 ये सब कुछ चाहिए। तो ये लोग तो फूड में ये सब कुछ ले ही नहीं रहे होंगे। तो ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, फोलेट एंड विटामिन B12, ठीक है, इनकी वजह से एनीमिया देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों को हुकवर्म जैसे पैरासाइट का इन्फेक्शन भी लग सकता है। इसके वजह से भी एनीमिया देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सब कुछ इन्फेक्शन होगा ना तो जो डाइट में अगर ये लोग ये सब कुछ ले भी रहे होंगे ना तो एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। जो सब कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल है ये सब कुछ ये पैरासाइट ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तो कि रिकरेंट डायरिया की वजह से ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर माल एब्जॉर्प्शन है, डायरिया है, तो जो फूड के अंदर ये सब कुछ सब्सटेंस है जो हमें चाहिए हमारा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वो सब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड कॉपर इनटेक ठीक से नहीं ले रहा होगा ये जो बच्चे हैं, वो इनके अंदर फूड तो ले ही नहीं रहे हैं, तो कॉपर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से भी एनीमिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद अब हमें देखना है एपैथी के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं एपैथी के बारे में। एपैथी मतलब कि क्या, तो कि ये जो बच्चा है वो ऐसे ही चुपचाप कहीं पे बैठा होगा। ठीक है, लेक्स एनर्जी। अब एपैथी क्यों देखने को मिलती है, तो कि ड्यू टू हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया की वजह से क्या होगा, तो कि मसल वीकनेस देखने को मिलेगी एंड ये जो बच्चा है वो जल्दी से थक जाएगा। अगर ये खेल रहा होगा दूसरे बच्चों के साथ तो जल्दी से थक जाएगा। ठीक है, मसल वीकनेस की वजह से। फिर इसके बाद क्या है, तो कि लेक ऑफ स्टिम्युलेशन एंड डिप्रीवेशन। अब ये डिप्रीवेशन मतलब क्या, तो कि लेकिंग एडिक्वेट फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन। अब ये जो बच्चा है उसको ठीक से फूड नहीं मिल रहा होगा, जो भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो इसको ठीक से नहीं मिल रही होगी। इसकी वजह से इसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, बॉडी का ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, ब्रेन का ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, नर्व्स का ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से मेंटल स्लोइंग देखने को मिलेगा। फिर जिंक डेफिशिएंसी की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है एंड इसका जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये कम होगा। जनरली नॉर्मल जो होना चाहिए उससे कम होगा। इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है,
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रिड्यूस्ड कार्डियक फंक्शन ऐसा क्यों होता है इन लोगों के अंदर वो। तो एपैथी को देखने के बाद अब हमें देखना है रिड्यूस्ड कार्डियक फंक्शन के बारे में, ठीक है, कि इन बच्चों के अंदर जो कार्डियक फंक्शन है वो क्यों डिक्रीज हो जाता है। तो इन लोगों के अंदर क्या होता है, तो कि मसल मास चेंज होता है। इन लोगों को कोई भी फूड ठीक से नहीं मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कुछ भी मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं मिल रहा होगा, तो धीरे धीरे मसल वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने सीख लिया है ऑलरेडी। तो जो कार्डियक है, हमारा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो मसल हो गए उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो कार्डियक मसल है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, तो कि कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। एंड जो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा मतलब कि जो हार्ट रेट है वो 60 से कम होगी, ठीक है। अगर हार्ट रेट जो है वो 100 से ज़्यादा हो तो उसे टेकीकार्डिया बोलते हैं, एंड अगर जो हार्ट रेट है वो 60 से कम हो तो उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि सेलेनियम डेफिशिएंसी होगी इसके अंदर। इन लोगों को कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो ठीक से नहीं मिल रहे हैं, तो सेलेनियम डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, जो कि कार्डियक मसल के फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, एंड जो कार्डियक मसल्स है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे सेलेनियम डेफिशिएंसी की वजह से। फिर उसके बाद क्या है, तो कि मिनरल्स भी, कोई भी आयरन मिनरल्स कुछ भी नहीं है इन लोगों के अंदर। तो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों की भी डेफिशिएंसी होगी। तो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से एरिथमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें सीखना था रिड्यूस्ड कार्डियक फंक्शन के बारे में। तो जो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस है इसके अंदर हमने इसके बारे में भी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं शॉक के बारे में। अब क्या है कि अगर इस बच्चे के अंदर शॉक डेवलप हुआ होगा तो ये बच्चा किस तरह से दिख रहा होगा, कैसा होगा। तो चाइल्ड विल बी लिथार्जिक एंड अनकॉन्शियस, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इसकी जो पेरिफेरीज है वो कोल्ड हो सकती है। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम जो है वो मोर देन 3 सेकेंड होगा। इसके पल्स जो है वो वीक हो गए एंड रैपिड हो गए। इसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा। टेकीकार्डिया होगा, फिर टेकीपनिया होगा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा अगर शॉक होगा तो। फिर क्या है कि अगर जो डिहाइड्रेशन के साइंस भी देखने को मिल रहे हैं इस बच्चे के अंदर, तो हमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को सस्पेक्ट करना है। शॉक के बहुत से टाइप होते हैं ना, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है। तो इस टाइप से अगर जो डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है इस बच्चे के अंदर, तो हमें हाइपोवॉल्यूमिक और सेप्टिक शॉक को सस्पेक्ट करना है। फिर क्या है, तो कि इस बच्चे के अंदर एनीमिया भी देखने को मिलेगा, वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो सीवियर एनीमिया की वजह से सीवियर एनीमिया होगा अगर इस बच्चे को, तो एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, पेलर देखने को मिलता है ना। तो अगर उस बच्चे के अंदर हमें सीवियर पेलर देखने को मिल रहा होगा तो उसका मतलब क्या है, तो कि उसको सीवियर एनीमिया भी होगा। तो सीवियर एनीमिया वाले बच्चे के अंदर भी शॉक डेवलप हो सकता है। एंड अगर जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के साइन सिम्टम देखने को मिल रहे हैं हमें, तो हमें कार्डियोजेनिक शॉक को सस्पेक्ट करना है, ठीक है। ये जो सिम्टम्स है वो यहाँ पे बहुत सी जगह मैंने बोला आपको कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के सिम्टम्स, तो ये सिम्टम्स क्या होंगे, वो सब कुछ मेडिसिन के अंदर आता है ना। मेडिसिन के अंदर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर कौन से साइन हो गए, डिहाइड्रेशन के कौन से साइन, ये सब कुछ मेडिसिन के अंदर सीखना है, ठीक है। तो शॉक के बारे में भी देख लिया हमने। इसके बाद क्या है, तो कि हमें आई साइंस के बारे में देखना है। तो आई साइंस के बारे में क्या है, तो कि ऐसा कुछ अलग से नहीं सीखना है हमें। यहाँ पे जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो कुछ भी देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसका WHO क्लासिफिकेशन है ना, जिसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कॉर्नियल एंड कंजक्टाइवल जेरोसिस देखने को मिलता है, बाइटोट स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ जो है वही यहाँ पे है, ठीक है। आई साइंस के अंदर क्या है, तो कि आई साइंस क्यों देखने को मिलेंगे, तो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा आई साइंस के अंदर, सबसे पहले तो फोटोफोबिया होगा। इसकी वजह से वो जो बच्चा है वो अपनी आईज क्लोज रखेगा। फिर उसके बाद क्या है, तो कि ड्राई कंजक्टाइवा हो सकती है, ड्राई कॉर्निया हो सकती है, बाइटोट स्पॉट्स भी हो सकते हैं, कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकता है, केराटोमलेशिया हो सकता है। तो ये सब कुछ जो है वो हमें विटामिन ए डेफिशिएंसी के जो WHO क्लासिफिकेशन के अंदर WHO का जो स्टेज है ना वही है ये सब,
ठीक है, तो बस पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर इतना था। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। तो जो हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन, WHO क्लासिफिकेशन, एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया, एपेटाइट टेस्ट एंड अब हमने पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में भी देख लिया है। ठीक है, कौन कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात की है हमने अब तक? मसल वेस्टिंग, एडिमा, हेयर चेंजेस, पोर्ट बेली, स्किन चेंजेस, हिपेटोमेगाली, डायरिया, फिर उसके बाद थे रिकरेंट इन्फेक्शंस, एनेमिया, एपैथी, रिड्यूस्ड कार्डियक फंक्शन, शॉक एंड लास्ट में हमने देखा आई साइंस के बारे में। तो ये था पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसका जो 10 स्टेप मैनेजमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।